नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल से यानी 23 अगस्त 2024 से यूपी पुलिस परीक्षा की री एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में मुझे भरोसा है कि आपने सारे पोर्शन को तैयार कर लिया होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। फिर भी हमने सोचा कि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन बहुत बड़ा होता है, जिसके बारे में ये समझना बहुत कठिन होता है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और कहाँ से नहीं पूछा जाएगा, तो आपके इस संकट के समाधान के लिए हम एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है। तो मुझे भरोसा है कि आपने ये पोर्शन भी पढ़ा होगा, करंट की भी तैयारी आपकी अच्छी होगी, लेकिन शायद आप उन प्रश्नों पे उतना ध्यान न दे पाए हों जिनके आने की संभावना ज्यादा है। तो हम अलग से उन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराते हैं और ज्यादा बात इधर उधर की न करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, प्रश्नों पे आते हैं और तेजी से उन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला तथ्य है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वह की जाएगी भारत द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की बात कर रहा है तो किसके द्वारा की जाएगी? या भारत के द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जाएगी। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 क्या है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया तथा इसकी थीम क्या थी? तो देखिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और वर्ष 2024 की थीम थी अब कार्यवाही का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो देखिए अभी हाल ही में ये डेट बीती है 28 जुलाई, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया था और इसकी थीम, तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया और इसकी थीम है कि अब कार्यवाही का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, चलिए तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 क्या है? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि 23 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि 23 अगस्त का दिन, जिस दिन चंद्रयान चंद्रमा के मिशन चंद्रमा पर उतरा था, चंद्रयान 3 मिशन, उस तिथि को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, चूंकि ये पहली तिथि है 23 अगस्त और 23 अगस्त के दिन आपकी परीक्षा की शुरुआत हो रही है, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। जुलाई 2024 में हरगोविंदर सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसको नियुक्त किया गया? हरगोविंदर सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, पांचवें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। जुलाई 2024 में, कब? जुलाई 2024 में क्रिस्टल मिशल, याद रखिएगा नाम, क्रिस्टल मिशल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो एस्टोनिया के बने हैं। तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टल मिशल। ठीक है ना, जुलाई में ये सत्ता में आए हैं। छठे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिएगा चूंकि ये स्टेट स्पेशल है। बेहतर, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना, ठीक है, और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है। ठीक है ना, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इसके पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, सातवां देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पाने वाला देश है सिंगापुर, जबकि भारत का स्थान है 82वां। याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 82वां है और पहला स्थान है सिंगापुर का। ठीक है, आठवें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल दिया गया है
और इसका नाम रखा गया है क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। मतलब दरबार हाल का नाम बदल कर रखा गया गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदल कर रखा गया अशोक मंडप। ठीक है, नवे तथ्य की तरफ चलते हैं। आज का नवा महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्ष 2024 में कौन आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। फिर से देखिए, वर्ष 2024 में कौन आईओसी द्वारा सर्वोच्च मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। अब आप सोच रहे होंगे पहले भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1983 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो 1983 के बाद पहली बार 2024 में किसी को मिला है, तो वो मिला है अभिनव बिंद्रा को। इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईओसी द्वारा, अभी चूंकि हाल ही में पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ है, तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि वर्ष 2024 में आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। और पहले भारतीय 1983 में सम्मानित होने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए 10वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। 28वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। देखिए, 28वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की बात कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 11वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस। पहले तो जान लीजिए कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? देखिए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2024 को जो थीम थी विश्व विरासत दिवस की, वह थी विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ठीक है, 12वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए, यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 13वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के स्थान पर कौन सी संहिता लागू की है? तो वो लागू की है भारतीय न्याय संहिता। अब यह बीएनएस हो गया है। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। और देश में 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जगह यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के स्थान पर किस संहिता को लागू किया गया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। अब इन दोनों में अंतर करिएगा, ये प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए, इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, जबकि सीआरपीसी की जगह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस को लागू किया गया है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर लीजिएगा। 15वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर किस संहिता को लागू किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, बीएसएस। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था पहले, अब यह बदलकर हो गया है भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों सीरियल से याद रखिएगा। 16वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्तृहरि महताब। अभी हाल ही में लोकसभा ने शपथ लिया था, तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का नाम है 18वीं लोकसभा। ठीक है, तो इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। 17वां महत्वपूर्ण तथ्य है, किस राज्य ने जून 2024 में पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है? तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप भी भुक्तभोगी हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा री एग्जाम के रूप में होने जा रही है, इसके पहले पेपर लीक हो गया था। तो आप जानिए कि जून 2024 में
पेपर लीक अध्यादेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दिया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो जुर्माना और उम्र कैद याद रखिएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 18वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद भारत के कौन से खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो सबसे पहले तो जानिए कि T20 विश्व कप 2024 किसने जीता? तो वो जीता है भारत। ठीक है, तो इसके कौन से खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो है रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। ये तीनों नाम याद रखिएगा। इन तीनों ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास ले लिया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। ठीक है, 19वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। केरल के बाद अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो देखिए, सबसे पहले केरल ने अपना स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, और इस समय जो है दूसरा जो है OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हेलो, इसको लॉन्च करने वाला जो दूसरा राज्य बना है वो है मेघालय। ठीक है, तो पहले केरल ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, फिर मेघालय ने हेलो नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये दूसरा राज्य है, पहला राज्य है केरल। ठीक है, चलिए 20वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। चराई देव मैदान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह किस राज्य में स्थित है? कौन सा मैदान है? चराई देव मैदान, और यह असम में स्थित है। ठीक है, चराई देव मैदान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, और किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। इसको 1 और 2 पॉइंट करके भी पूछा जा सकता है, या सीधे पूछा जा सकता है कि चराई देव मैदान किस राज्य में स्थित है? तो वह असम में स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, 21वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में घुमंतु महोत्सव, कौन सा महोत्सव? घुमंतु महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख में। ठीक है, वर्ष 24 में घुमंतु महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। घुमंतु महोत्सव लद्दाख में हुआ है। ठीक है, 22वां महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जून 2024 में किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य के नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। ठीक है, नालंदा जो है तुर्कों ने खत्म कर दिया था, अब इस समय जो है फिर से नव नालंदा के नाम से नालंदा का फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो उसी का उद्घाटन जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, 23वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में 9 जून में किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस तिथि को याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किस तिथि को किया है? तो वह किया है 9 जून को। ठीक है, 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है नरेंद्र मोदी ने। तो इस तिथि को याद रखिएगा। इसमें किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया? तो देखिए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस। इन पड़ोसियों को याद रखिएगा आप। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, सेशेल्स है और मॉरिशस है। इसमें मालदीव बहुत विवादित रहा है, तो इसलिए मालदीव को याद रखिएगा। मालदीव शामिल है, सेशेल्स भी शामिल है और मॉरिशस भी शामिल है। ठीक है, पाकिस्तान पड़ोसियों में शामिल नहीं है। ठीक है, 24वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखिए, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? देखिए, इसको विकसित की गई है, यह है चाइना द्वारा। ठीक है, तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चाइना ने विकसित किया है। ठीक है, 25वें तथ्य की तरफ चलते हैं। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आस्ताना, कजाकिस्तान में। ठीक है, SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आस्ताना, कजाकिस्तान में किया जाएगा। 26वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा, ठीक है, आपको ध्यान देना है कि किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा को 2.18 लाख मतलब 2,18,000 वोट मिले,
और इसने नया रिकॉर्ड बना दिया, तो वो मिले इंदौर में। ठीक है, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा को 2,18,000 वोट मिले और इसने नया रिकॉर्ड बना दिया, तो वो है इंदौर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। 27वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? तो देखिए क्या है तथ्य, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में के दायरे का विस्तार किया है? तो वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। 28वां तथ्य है, केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2024 में कितनी क्रूर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर बैन लगा दिया है? तो 23 है। 23 जो है खतरनाक और क्रूर नस्लों के कुत्तों पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है, ये याद रखने वाली बात है। 29वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अब देखिए ये प्रश्न आप गलत कर सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी, आपको शंका हो जाएगी कि ये भारत में ही किसी राज्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर, इसका नाम रखा गया था हुनर। ये कहाँ आयोजित की गई? ये दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 30वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर। देखिए विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र का प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? तो वो बना है कश्मीर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वो बना है कश्मीर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम समय में आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोहराव करा दें। मुझे भरोसा है कि आपने इन प्रश्नों को पहले से पढ़ा है, लेकिन इतना कुछ पढ़ना होता है, ऐसे में यह ध्यान देना भूल जाता है कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कौन सा हमें दोहराना चाहिए। तो ऐसे तथ्यों को लेकर हम आए हैं जिनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना लगभग 100% है। तो ऐसे प्रश्नों का दोहराव कम से कम समय में हम तेजी से करवा दे रहे हैं, इसीलिए इसे हम वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं। तो आप तेजी से इन प्रश्नों को दोहरा लीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को नोट करना चाहते हैं और नोट करने का समय नहीं है, आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके इसे तेजी से दोहरा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से लेके आप टेलीग्राम से जुड़ के इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार इसे दोहरा सकते हैं। ठीक है, जिसकी परीक्षा 23 को है वो तो तत्काल इसको 1 से 2 बार पढ़ ले, और जिसकी परीक्षा आगे है वो इसे लगातार वीडियो देख लीजिए, या तो आप तथ्यों को वहां से अपलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से और इसको कई बार दोहरा लीजिए। ठीक है, इससे बाहर करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक, चलिए 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, देखिए चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि देखिए चौथा भारतीय राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 32वां महत्वपूर्ण तथ्य है, परिमल नाथवानी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, ये गिर के शेरों के ऊपर लिखी गई है, तो परिमल नाथवानी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है कॉल ऑफ द गिर, इसको याद रखिएगा। 23वां महत्वपूर्ण तथ्य है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया। इसके अनुसार किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला? तो वह बीजेपी को मिला। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा सार्वजनिक किया था, उसके अनुसार सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी कौन थी? वह बीजेपी थी। ठीक है, 34वां महत्वपूर्ण तथ्य है, केरल सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया? तो सी स्पेस।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। केरल सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? तो सी स्पेस के नाम से लॉन्च किया है। अभी ऊपर हमने बताया है कि दूसरा राज्य है मेघालय। मेघालय ने किस नाम से लॉन्च किया है? आप इस प्रश्न का उत्तर तुरंत हमें कमेंट करके बताइए। अभी हमने बताया है कि मेघालय दूसरा राज्य है जिसने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया है? आप तुरंत इसे कमेंट करके बताएं, ठीक है। केरल ने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है और उसने सी स्पेस नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए 35वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में परिवर्तन कर नई उम्र सीमा क्या निर्धारित किया है? तो 85 वर्ष से अधिक, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने जो बुजुर्गों के डाक मतपत्र का मतदान के लिए उम्र सीमा है उसमें परिवर्तन कर दिया है और नई उम्र सीमा जो निर्धारित किया गया है वो 85 वर्ष से अधिक के लोग जो है डाक द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। 36वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 39वें स्थान पर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो चीजें ध्यान रखने वाली है। एक तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक को जारी करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि फला सूचकांक को कौन जारी करता है, तो उसी लिहाज से आप देख लीजिए कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो वह जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इसमें भारत किस स्थान पे रहा है? तो 39वें स्थान पे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान पहला है, ठीक है। चलिए 37वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। WHO 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो NIMH ठीक है, निमहांस को उसको सम्मानित किया गया है। WHO 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निमहांस को सम्मानित किया गया है। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है कि इसको हम डिटेल बताएं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, निमहांस, ठीक है। चलिए 38वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। यह ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार पता चला है कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। चलिए 39वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। किस शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम, क्या है? ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया गया है? तो CBSE बोर्ड द्वारा। इसका कहने का मतलब है कि अब CBSE बोर्ड के विद्यार्थी जो है किताब लेकर परीक्षा देंगे, ठीक है। तो ये किस शिक्षा बोर्ड द्वारा ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया गया है? तो CBSE बोर्ड द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 40वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था? तो वह था अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था? तो अनुच्छेद 19(1)(a। आपको ध्यान होगा कि इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है अनुच्छेद 19(1) के तहत। तो इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था, ठीक है। चलिए 41वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। काजू नेमू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल किस पूर्वोत्तर राज्य ने घोषित किया है? तो असम ने घोषित किया है, ठीक है। काजू नेमू या खट्टे नींबू को किस राज्य फल किस पूर्वोत्तर राज्य ने घोषित किया है? तो असम ने किया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। 42वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। देखिए दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 किन दो देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान। देखिए कौन सा अभ्यास है? दस्तलिक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया है, ठीक है। 43वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जेनी एरपेनबेक को।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जेनी एर्पेनबेक को। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। ठीक है, 44वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। और वर्ष 2024 की थीम थी अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता। ठीक है, तो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। वर्ष 2024 की थीम थी अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता। ठीक है, 45वें तथ्य की तरफ चलते हैं। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी, तिमोर लेस्ते, 2 देश हैं। ठीक है, तो देखिए अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ इन 2 देशों में आज तक भारत का कोई राष्ट्रपति नहीं पहुंचा है। जो पहला राष्ट्रपति वहां पहुंचा वो थी द्रौपदी मुर्मू, जो फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा पे गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाए, प्रश्नों को दोहरा पाए। मुझे भरोसा है कि आपने करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी की होगी, लेकिन उसमें भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चूंकि इसकी एरिया बहुत बड़ी है, इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनके आने की संभावना प्रबल है, ऐसे तथ्यों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप दोहरा लें। इसीलिए इसे हमने वन लाइनर के रूप में तैयार किया है कि आपको ज्यादा माथापच्ची न करना पड़े। आप सीधे प्रश्न देखें और उसका उत्तर देखें, ताकि परीक्षा में जब जैसे ही आप प्रश्न पढ़ें वैसे ही आपके सामने उत्तर प्रकट हो जाए और आप तेजी से उस प्रश्न को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है इस परीक्षा का। ठीक है, तो चलिए 46वें तथ्य की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 मनाया गया है 7 अगस्त को, अभी हाल ही में मनाया गया है। वर्ष 2024 की थीम थी सतत भविष्य बुनना। ठीक है, तो बुनाई से संबंधित है, चूंकि हथकरघा बुनाई का ही काम करता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 जो है 7 अगस्त को मनाया गया है। वर्ष 2024 की थीम थी सतत भविष्य बुनना। ठीक है ना, चलिए 47वें तथ्य की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने किन राज्यों के आदि चुनचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो देखिए दो अभयारण्य है। एक, केंद्र सरकार ने किन राज्यों के आदि चुनचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो वो है केरल और कर्नाटक। तो आदि चुनचनगिरी कहाँ है? केरल में है। और चुल्लानूर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसे मोर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अब अक्सर जो है अभी तक मोर अभयारण्य के बारे में नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा। तो देखिए आदि चुनचनगिरी केरल में और चुल्लानूर कर्नाटक में जो है मोर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आज के 48वें तथ्य की तरफ चलते हैं। 7 फरवरी 2024 को भारत के उत्तराखंड में लाए गए समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते? तो जनजातियों पर लागू नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड ने कब जो है समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू किया है? तो 7 फरवरी को यह प्रावधान लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक को लाने का प्रयास किया है। तो 7 फरवरी को उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू किया है। और यह जो है जनजातियों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, बाकी सब पे लागू होंगे, केवल जनजातियों पे लागू नहीं होंगे। चलिए 49वें तथ्य की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के कितने किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ या फेंसिंग लगाने का फैसला किया है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा पर। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार के कितने किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है? तो 1643 किलोमीटर है, याद रखिएगा।
यही पूछ सकता है कि केंद्र सरकार ने किस देश के साथ लगती सीमा पर फेंसिंग लगाने का प्रयास फैसला किया है, तो वो है म्यांमार। और इसकी सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर की सीमा पर वो फेंसिंग लगाने का ऐलान किया है या फैसला किया। ठीक है, चलिए 50वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। 5 जून 2024 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया। ठीक है, तो जून 24 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में किया गया है। बन्नेरघट्टा आप जो है तितलियों के उद्यान के रूप में भी इसे सुने होंगे। तो बन्नेरघट्टा में तितलियां भी बहुत पाई जाती हैं, तितलियों के उद्यान के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहीं पे जो है तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। चलिए आज के 51वें और अंतिम तथ्य की तरफ चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? ठीक है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है। और 2024 की थीम थी खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है ना। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम थी खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 51 महत्वपूर्ण तथ्य। हमें भरोसा है कि आपको ये तथ्य पसंद आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और जिसकी परीक्षा 23 को है वो इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देख ले, और जिसकी परीक्षा अन्य दिनों में है 24, 25 या 30, 31 अगस्त को है, वो इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, या लगातार आप वीडियो को दोहराते रह सकते हैं। इससे करंट का जो आपका दायरा है वो सीमित हो जाएगा और आप उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाएंगे जिनके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपने करंट पढ़ा है, लेकिन ये उसी पढ़े हुए करंट को दोहराने का एक प्रयास है। आपकी सफलता में एक ईंट हम अपना भी लगाना चाहते हैं। उसी प्रयास के तहत हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर कोई भी अपडेट होगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जिसकी परीक्षा 23 तारीख को है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाइए और डंके की चोट पे सफल होके आइए। कसम वर्दी की आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।